मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो इट इज ऑब्जर्व्ड कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना क्या प्रॉब्लम आ रही है? इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, मास ऑफ रिएक्टेंट्स is not equal to mass of products। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास सेम नहीं आ रहा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन is not equal to mass of products formed after the reaction, that is there occurs some loss in mass during the reaction, there occurs some loss in mass during the reaction. This loss in mass is called mass defect. This loss in mass is called mass defect. तो mass defect क्या बन गया? तो mass defect is डेल्टा m लिखती है इसको सपोज में, ये बन गया रिएक्टेंट्स का मास जो प्रोडक्ट्स के मास से थोड़ा सा ज्यादा आया। तो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास से थोड़ा सा ज्यादा आया, जो दोनों के मास पे डिफरेंस आया उस डिफरेंस इन मास को क्या बोल दिया? मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट बेसिकली क्या चीज है? ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मास लॉस हो रहा है ना उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास सेम है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मॉडिफिकेशन क्यों करनी पड़ी? क्योंकि यहां पे तो मास कंजर्व्ड नहीं है। तो ये जो मास डिफरेंस है, ये मास जो लॉस हुआ, ये गया कहां पे? तो दिस लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जो मास लॉस हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। किस तरह से? बाय रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन है? E is equal to mc स्क्वायर। किसने दिया? दिस इज गिवन बाय आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन की रिलेशन के अकॉर्डिंग जो मास में यहाँ पे लॉस आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। यहाँ पे c क्या आ रहा है? c पता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या मास कंजर्व्ड है? आंसर इज नो। तो लेंडोल्स ने केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास सेम माना था, तो वो प्रूव भी कर दिया था। बट यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास सेम नहीं आ रहा, जो डिफरेंस इन मास आ रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। तो कितना मास कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है उसको निकालने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है रिलेशन को। तो ये रिलेशन मेरे पास वैल्यूज को चेंज करते हुए मैं इसको इस रिलेशन को मॉडिफाई करता हूँ। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करते हुए मैंने अब क्वांटिटी बताओ मेरे को कितना मास लॉस हुआ, मैं एनर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है? MeV। इसे क्या बोलते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये यूनिट है एनर्जी का। तो यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? मेगा का मतलब क्या होता है? मिलियन, 10⁶। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल्स। पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट एनर्जी का, एक दूसरे में इंटर कन्वर्शन भी पता होनी चाहिए, एक यूनिट दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻⁻19। तो ये कितना बन गया? तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया 1.6 10⁻13 जूल्स। तो इसका मतलब एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो गई? ये चेंज इन मास 931.45 इंटू 1.6 10⁻13 जूल्स। इसका मतलब एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कितनी की एनर्जी होगी अंदाजा लगा के देखो। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन दो तरह के रिएक्शंस पढ़ते हो ना। एटॉमिक बॉम्ब में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? ये डेल्टा एम की वैल्यू निकालो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन से।
तो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो डेल्टा एम की वैल्यू अगर मैं निकालूं ना, तो किसी एक रिएक्शन की वैल्यू मैं लिखता हूं, ये किसी एक न्यूक्लियर रिएक्शन की हमने वैल्यू लिखी, ये वैल्यू एएमयू के यूनिट्स में है। अब ये एएमयू क्या चीज है? एएमयू भी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। इसको अगर मैं ग्राम्स में लिखूं तो ये ग्राम्स में इतना आ जाएगा, इसको मैं केजी में लिखूं तो ये कितना आएगा? तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी का आ रही है? ये तो बड़ी छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो मास में डिफरेंस आ रहा है ना, वो बेसिकली कितना भी डिफरेंस है, 0.00 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ 24। इसका मतलब ये तो बहुत नेग्लिजिबल नहीं हो गया? इतनी छोटी वैल्यू को कोई याद रखेगा? नो। बट न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो इतनी की वैल्यू है ना, उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूं तो एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी कि ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी से काफी टाइम ज्यादा है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, तो बेसिकली सारी कंट्रीज न्यूक्लियर की तरफ जा रही हैं। रीजन क्या है कि स्मॉल डिफरेंस इन मास से एनर्जी प्रोड्यूस जो आ रही है इतनी ज्यादा है, जो बेसिकली कोल थर्मल एनर्जी से हमारे पास काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो मॉडिफिकेशन हमारे पास क्या बन गई कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या मास कंजर्व्ड है? नो। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की मॉडिफिकेशन क्या बन गई कि इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस मास इज नॉट कंजर्व्ड। तो जो मास में लॉस आया वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बनी फिर? डेफिनेशन बनेगी, थोड़ा साथ साथ नोट कर सकते हो, नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस neither mass is conserved nor energy is conserved. Neither mass is conserved nor energy is conserved. But sum of mass and energy is conserved. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना मास कंजर्व्ड है ना एनर्जी कंजर्व्ड है, बट सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना मास कंजर्व्ड ना एनर्जी कंजर्व्ड, सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास के बराबर आएगा? आंसर इज नो। केमिकल रिएक्शन में क्या था? केमिकल रिएक्शन में दोनों बराबर थे, यस। एनर्जी रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स के बराबर है, एनर्जी तो क्रिएट हुई है, इसका मतलब बराबर थोड़ी होगी, वहां पे बराबर थी। इसका मतलब क्या बराबर है फिर? रिएक्टेंट्स का मास और रिएक्टेंट्स की एनर्जी, इसका सम प्रोडक्ट्स का मास और प्रोडक्ट्स की एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड आया। तो नाइदर मास इज कंजर्व्ड नॉर एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब M प्लस E ये हमारे पास कंजर्व है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में नाइदर मास इज कंजर्व्ड नॉर एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या मास की कंजर्वेशन है? नो। क्या एनर्जी की कंजर्वेशन है? नो। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? देयरफॉर देयर इज कंजर्वेशन ऑफ sum of mass and energy during which reactions? Nuclear reactions. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास और एनर्जी का सम जो है वो कंजर्व है। इसका मतलब इसको दूसरी फॉर्म में ट्विस्ट करें, अगर इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, in nuclear reactions there is interconversion of matter and energy। तो इसका मतलब इसकी एक लाइन क्या बन सकती है कि matter and energy are interconvertible। तो देयर इज इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसका मतलब कंसेप्ट ही कहीं और चला गया। तो केमिकल रिएक्शंस का जो कंसेप्ट था वो न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा तो है ही नहीं है।
तो केमिकल रिएक्शंस में मास कंजर्व था, एनर्जी कंजर्व भी। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना तो मास कंजर्व्ड है ना एनर्जी कंजर्व्ड है, बट मास और एनर्जी का सम क्या है? कंजर्व। तो मैटर किसमें कन्वर्ट कर सकता है? एनर्जी में। यस। तो मैटर और एनर्जी की जो इंटर कन्वर्शन है ये बेसिकली रिलेट करने के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में मैटर जो लूज हो रहा है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या आएगा? देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये चीज, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। तो इसके बाद हमारे पास फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। फर्स्ट लॉ के बाद अब आओ सेकंड लॉ पे। तो सेकंड आपके पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो सेकंड लॉ क्या आ रहा है आपके पास? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो फर्स्ट लॉ क्या था आपके पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बट वो न्यूक्लियर में किसमें कन्वर्ट हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो सेकंड लॉ क्या बन गया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये लॉ, इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो ये लॉ किसने दे दिया? दिस लॉ वाज गिवन बाय, साइंटिस्ट का नाम कोई पूछ सकता है तो थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं, प्राउस्ट। पहला किसने दिया था? लेवोजियर। दूसरा किसने दे दिया? प्राउस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? डेफिनेशन क्या आएगी? ए प्योर केमिकल कंपाउंड, ए प्योर केमिकल कंपाउंड irrespective of its source is always made up of same elements combined in a fixed or definite रेशियो बाय वेट। क्या मतलब हुआ इसका? कंपाउंड पता है ना, कंपाउंड बेसिकली होता ही प्योर, तो इट इज ए प्योर कंपाउंड, इज ऑलवेज प्योर। प्योर केमिकल कंपाउंड, कंपाउंड बनता है एलिमेंट्स में, कंपाउंड बनता है एलिमेंट्स से, और एलिमेंट्स की बाय वेट रेशियो क्या होती है? फिक्स होती है। तो इसका मतलब ये लॉ तो कंपाउंड की डेफिनेशन ही दे रहा है। तो कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई कंपाउंड बोलो। वाटर। तो वाटर कौन से एलिमेंट से बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो वाटर के दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बाई वेट रेशियो क्या आ रही है? ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया? 16। हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का कितना हो गया? 2। तो रेशियो बाई वेट कितनी होगी? तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए फिक्स्ड रेशियो 1:8 बाई वेट। तो वाटर कहीं से भी ले आओ, रिवर वाटर, लेक वाटर, टैप वाटर, जहां से मर्जी ले आओ, वाटर में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 बाई रेशियो से ही मिलेगा। सेकेंड एग्जांपल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेके आना चाहते हो? एक स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के ले आएगा, दूसरा C+O2 से CO2 बताएगा। तो दोनों में एलिमेंट्स कौन सी है? कार्बन ऑक्सीजन। कितना कार्बन है इसमें? 12। कितना ऑक्सीजन है इसमें? 16 2 32। तो 3:8। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हैज कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ए फिक्स्ड रेशियो, इन ए फिक्स्ड रेशियो 3:8 बाई वेट। तो इसका मतलब किसी भी कंपाउंड की डेफिनेशन जो है वो ऐसी ही होती है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि किसी प्योर कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होंगे, ए प्योर कंपाउंड always contains same elements in a fixed or definite ratio by weight। ठीक है? A pure chemical compound
irrespective of its source is always made up of same elements combined in a fixed or definite ratio by weight. First example, second example जितने मर्जी ले लो. बट लॉ तो आपने चलो देख लिया इसका, बट इस लॉ की ना मॉडिफिकेशन नहीं बोलेंगे, लिमिटेशन आ गई छोटी सी. तो पेपर में ना क्वेश्चन इसका लिमिटेशन का ही आता है, डेफिनेशन तो इसकी ज्यादातर पूछने के बजाय ना बोलते हैं कि बट आर लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, इस लॉ की लिमिटेशंस को. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा. पहले लॉ की इंपॉर्टेंट पता क्या था, मॉडिफाइड डेफिनेशन बताओ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका था. इसकी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ. तो इसकी ना दो लिमिटेशन नजर आ रही है. पहली क्या है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ elements which exist in form of isotopes. जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स है ना उसमें ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. अब इसका मतलब आइसोटोप्स तो सबको ही पता होता है. क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स का मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element having same, क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट्स. तो आइसोटोप्स हमारे पास वो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल कार्बन ले लें. कार्बन का C12 हो गया, दूसरा क्या हो गया C14 हो गया. हाइड्रोजन के क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3. क्या बन गया ये, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम. इसको क्या बोलते हो, ड्यूटीरियम. तीसरे का नाम क्या आ गया, ट्रीटियम. ये तो ट्रेसिस में मिलता है ना, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते. तो इसका मतलब मैं पहला एग्जांपल लूं, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना सकता है? एक स्टूडेंट कह रहा है मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊंगा CO2, वो कह रहा है मेरे पास तो कार्बन 12 है. दूसरा कह रहा है मेरे पास तो CO2 में कार्बन क्या आ रहा है, 14 आ रहा है. तो उसने कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो ली, इसने कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो ली. इसकी रेशियो 12:32, 3:8 आई. ठीक है, ये तो अपनी तरफ से बोल ही रहा है. ठीक. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपने पास 14:32, ये तो 7:16 आ गई. तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो क्या एक आएगी? नहीं. तो इसका मतलब the ratio by weight of carbon and oxygen is same ki different, is different in same compound same है but ratio by weight of carbon and oxygen is different. तो हमने तो लॉ करा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक रेशियो होगी, बट यहाँ पे रेशियो क्या आ गई, 2. इसका मतलब ये लॉ हमारे पास एप्लीकेबिलिटी शो नहीं कर रहा. क्लियर है बात? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो 3:8 की बजाय 7:16 भी आ सकती है. तो एक ही कंपाउंड की दो रेशियोज, ये डेफिनेट थोड़ी हुआ फिर. सेकंड एग्जांपल नहीं, वाटर. कोई कहता है वाटर है मेरे पास H2O, कोई कहता है वाटर अपने पास D2O. अब D2O क्या आ गया, D2O पता है ना, इसे बोलते हैं हैवी वाटर. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं ना हैवी वाटर. इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या आएगा, HO. इसमें क्या आएगा, H लिख दूं या DO लिख दूं, क्योंकि D को H बोलते हैं, इसको मैं D लिखूंगा ना. इसमें रेशियो क्या आएगी, दिस इज 2:16, मतलब 1:8. हमें पता है कि वाटर की रेशियो क्या होती है 1:8, बट यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 4:16, मतलब 1:4. इसका मतलब वाटर की एक रेशियो आएगी, दो रेशियो आएगी. तो रेशियो बाय वेट of hydrogen and oxygen is different in both these compounds. तो इसका मतलब सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन, सेकंड हमारे पास इसकी एग्जांपल जो आ रही है आइसोटोप्स के केस में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इट इज नॉट करेक्ट. तो CO2 में 3:8, 7:16, H2O में 1:8 या 1:4. एक स्टूडेंट बोलता है 1:8, दूसरा कहता है 1:4. वाटर तो सेम ही था, सिर्फ उसके आइसोटोप चेंज होने के कारण रेशियो बाय वेट क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन क्लियर है. अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लोगे.
तो लिमिटेशन फर्स्ट हो गई कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, बोल रहे हो ना साथ साथ, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स। सेकेंड क्या आ गई, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, ये क्या आ गया वर्ड, आइसोटोप्स तो सुना है, आइसोमर्स भी सुनता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो बता, आइसोमर्स, आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या आ गई, सीपीडी मतलब कंपाउंड लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। एग्जांपल देखिए, तो आइसोमर्स में दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, तो आइसोमर्स में दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ये भी कर दूं, तो आइसोमर्स में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये भी रख कर दें, नाम लेने दिया अपना से, तो अब इसमें क्या आएगा, कोई एग्जांपल बोले, C2H6O, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके ना स्ट्रक्चर सुना, एक नजर आता है C2H5OH, इसको ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH। अब इसको कैसे लिखते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितने कार्बन, दो, दो कार्बन का मतलब 24, कितने हाइड्रोजन 6, कितने ऑक्सीजन 16, तो क्या बन गया 12:3:8। कोई पूछे इथाइल अल्कोहल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो बाय वेट क्या आ रही है, 12:3:8, मगर स्ट्रक्चर चेंज करना है ना, ये CH2 उठा के यहाँ पे डाल दो H की तरफ, तो क्या बन गया, ऐसे कर सकते हैं। जब भी मैंने इसको ऐसे लिखा ना, तो ये कंपाउंड क्या था, अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है पता नहीं, इथाइल अल्कोहल, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं आजकल तो इथाइल अल्कोहल। अब इसी का ही आइसोमर क्या बन गया, कितने मिथाइल है, इसको बोलते हैं ईथर। ईथर होता है O के दोनों तरफ R R, कौन से R है दोनों तरफ, मिथाइल और मिथाइल, दो मिथाइल है, डाई मिथाइल, ये क्या बन गया ईथर। तो इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, तो ये भी 24:6:16, तो ये 12:3:8 हो गया। इसका मतलब आइसोमर्स अगर मैं लिखते जाऊं तो कंपाउंड्स चेंज होते जाएंगे बट रेशियो एक ही जैसी आएगी। इसका मतलब क्या आ गया, देयर आर large number of compounds which have same ratio by weight. There are large number of compounds which have same ratio by weight. तो इसका मतलब इसमें भी तो हमारे पास प्रॉब्लम ही आ गई ना। हमने सोचा था कि एक कंपाउंड की एक रेशियो होती है। अब मैं किसी के सपोज 15 आइसोमर्स हैं, तो इसका मतलब 15 कंपाउंड्स लिखे जाएंगे बट सबकी रेशियो क्या होगी, रेशियो बाय वेट क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ दोज एलिमेंट्स जिसमें आइसोटोप्स हो, एप्लीकेबल नहीं है। जिसमें आइसोमर्स आ जाए वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो हमने डिस्कस किया प्राउस्ट के थ्रू, उसकी डेफिनेशन आ रही है कि प्योर केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स की रेशियो बाय वेट सेम होती है, बट ये आइसोटोप्स में एप्लीकेबल नहीं आ रहा और ये आइसोमर्स में एप्लीकेबल नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ पूछना है देख लो एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दिस इज एप्लीकेबल नॉट इन केस ऑफ आइसोटोप्स एंड नॉट इन केस ऑफ आइसोमर्स। तो इसका मतलब आपके पास दो लॉज मैंने करवाए, पहले में मॉडिफिकेशन हो गई और दूसरे में लिमिटेशंस आ गई। तो शुरू हमने किया था बटा लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कितने लॉज मैंने बोले थे, 5। पहला कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसमें मॉडिफिकेशन आ गई। दूसरा क्या आ गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड क्या आएगा, थर्ड आएगा लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, थर्ड लॉ हो गया। ये किसने दिया? थोड़ा सा याद कर लिया करो, ये दिया था डाल्टन। डेफिनेशन तो देखो याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, सब पहले लिखते हैं उसको समझा देते हैं। When two elements combine to form two or more compounds, when two elements combine to form two or more compounds, when two elements combine to form two or more compounds, the weight of one of the element, weight of one of the element for fixed weight of other element is in simple whole number ratio. When two elements combine to form two or more compounds, weight of one of the elements for fixed weight of other element is in a simple whole number ratio. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल से प्रूव करें। कोई एलिमेंट्स पकड़े, टू एलिमेंट्स कार्बन ऑक्सीजन, दे कंबाइन टू फॉर्म, कितने कंपाउंड्स बनाए? CO और CO2 बना दे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ ऑक्सीजन, कितना वेट है? 12। कार्बन का वेट तो 12 ही है, ऑक्सीजन 16 होता है ना, 16 to 32 होता है। इसका मतलब किसका वेट फिक्स है यहाँ पे? फॉर फिक्स्ड वेट ऑफ कार्बन कितना है? 12 पार्ट्स, ग्राम से लिख सकते हो। तो रेशियो है, देखो वेट, रेशियो बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन में कोई रेशियो नजर आ रही है आपको? 16:32 का मतलब ये तो 1:2 नजर आ रही है। अब देखो डेफिनेशन, दो एलिमेंट्स C और O कंबाइन किए, कंपाउंड्स बने, किसी एक एलिमेंट के वेट की रेशियो लेनी है जब हमने दूसरे एलिमेंट के वेट को क्या किया है? फिक्स किया। एक एलिमेंट को फिक्स करो, दूसरे एलिमेंट की वेट की रेशियो देखो, सिंपल आ जाए तो लॉ प्रूव हो गया। ठीक है जी, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखें, वाटर और H2O बना दें। वाटर और H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। किसका वेट लूं मैं यहाँ पे? वेट ऑफ H, वेट ऑफ O, 2 ऑक्सीजन 16 और ये 32 हो गया। तो इसका मतलब इसका वेट क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो रेशियो बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन for fixed weight of hydrogen is 16:32 मतलब 1:2। तो इसका मतलब यहाँ पे तो मेरे को ना वेट फिक्स मिल रहे हैं 12, 2। अगर ये 12 की बजाय सपोज 6 होता तो मेरे को दोनों में से किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, इसको 6 करना पड़ता, तब ये 2 से डिवाइड हुआ ना, तो ये भी 2 से डिवाइड होके 8 चला जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर तो दोनों फिक्स हैं तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी ना। अगर फिक्स ना हो तो आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, किसी एक एलिमेंट के वेट को फिक्स करो, दूसरे एलिमेंट की वेट की रेशियो एक सिंपल रेशियो आएगी। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन का सिंपल पार्ट आ गया, डाल्टन ने दिया जो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसका ना पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो ना, तो एनसीईआरटी में ना इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन, क्वेश्चन की वर्डिंग डायरेक्टली यही आ रही है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिविंग एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक्सप्लेन लॉ ऑफ multiple proportions giving
एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे फॉर्म 5 ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 5 ऑक्साइड्स बनाए। कौन कौन से? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसका मतलब ये हो गया कि N2O